जब नीट पेपर लीक की खबरें सामने आनी शुरू हुई, बिहार से लेकर गुजरात तक अरेस्ट हुई। घुस जाएंगे एक दूसरे में। Has been identified as the source of the leaked physics question. व्हाट्सएप पर पेपर सर्कुलेट होने की बातें सामने आई। पेरेंट्स ने अपनी जमीनें बेचकर बच्चों को कोचिंग भेजा। बच्चों ने 2-2 साल ड्रॉप लेकर अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल साल इस एग्जाम के नाम कर दिए। एक मिडिल क्लास परिवार के लिए नीट सिर्फ मेडिकल एंट्रेंस नहीं होता है भाई, वो गरीबी से निकलने का रास्ता भी होता है, सोशल रिस्पेक्ट का सपना होता है। पेरेंट्स की अधूरी एम्बिशंस हैं, ये उनको पूरा करना होता है। और जब ऐसे एग्जाम में पेपर लीक होता है, पूरा ट्रस्ट टूट जाता है परिवार का, बच्चे का। जब नीट पेपर लीक की खबरें सामने आनी शुरू हुई, तब पूरे देश ने पहली बार उस गुस्से को महसूस किया जो लाखों स्टूडेंट्स सालों से अपने अंदर दबाकर जी रहे थे। बिहार से लेकर गुजरात तक अरेस्ट हुई। व्हाट्सएप पर पेपर सर्कुलेट होने की बातें सामने आई। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि एग्जाम से पहले ही आंसर कीज लाखों रुपए में बेची जा रही थी। पेरेंट्स ने अपनी जमीनें बेचकर बच्चों को कोचिंग भेजा। बच्चों ने 2-2 साल ड्रॉप लेकर अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल साल इस एग्जाम के नाम कर दिए। और फिर अचानक उन्हें पता चला कि शायद उनका मुकाबला मेहनत से नहीं था, बल्कि हमारे देश में फैल रहे इस करप्शन से था। यहीं इस पूरे क्राइसिस की शुरुआत होती है, क्योंकि भारत में कॉम्पिटिटिव एग्जाम अब सिर्फ एग्जाम नहीं रह गए। ये करोड़ों करोड़ों परिवारों की इमोशनल इकोनॉमी बन चुके हैं। एक मिडिल क्लास परिवार के लिए नीट सिर्फ मेडिकल एंट्रेंस नहीं होता है भाई, वो गरीबी से निकलने का रास्ता भी होता है, सोशल रिस्पेक्ट का सपना होता है। पेरेंट्स की अधूरी एम्बिशंस हैं, ये उनको पूरा करना होता है। और जब ऐसे एग्जाम में पेपर लीक होता है, तब सिर्फ एक एग्जाम कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, पूरा ट्रस्ट टूट जाता है परिवार का, बच्चे का। सबसे शर्मनाक बात यह है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। हर कुछ महीनों में किसी न किसी भर्ती परीक्षा, एंट्रेंस टेस्ट या रिक्रूटमेंट एग्जाम में लीक, चीटिंग रैकेट, डमी कैंडिडेट्स या ब्राइवरी की खबरें सामने आती हैं। लेकिन सिस्टम हर बार वही पुराना जवाब देता है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अरे सवाल यह है कि इन्वेस्टिगेशन हमेशा लीक के बाद ही क्यों शुरू होती है? शुरुआत में कोई प्रिवेंशन क्यों नहीं होता है? अकाउंटेबिलिटी हमेशा नीचे के लोगों तक ही क्यों सीमित रहती है? बड़े कोचिंग नेटवर्क्स, पेपर माफिया और रेगुलेटरी फेलियर्स पर सीधी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? और इसी नीट कंट्रोवर्सी ने एक बार फिर भारत की कोचिंग इंडस्ट्री और एजुकेशन सिस्टम की असलियत सबके सामने लाकर रखी है। क्योंकि पेपर लीक सिर्फ करप्शन की कहानी नहीं है, वो उस पूरे टॉक्सिक इकोसिस्टम का सिम्टम है, जहां बच्चों की मेहनत से ज्यादा पावरफुल पैसा, नेटवर्क और प्रेशर बन चुका है। नमस्ते, मेरा नाम है करुणेश और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे देश के कोचिंग इकोसिस्टम पर। देखेंगे कि आखिर इस देश को वो मजबूत कर रहा है या इसमें सेंध लगा रहा है। लेकिन उसके पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आज के समय में बेहद जरूरी है और ऐसी और भी वीडियो हम आगे भी बनाते रहेंगे, जिनका आपके पास सीधे सीधे पहुंचना बहुत जरूरी है। भारत की कोचिंग इंडस्ट्री को अगर सिर्फ ट्यूशन बिजनेस समझा जाए तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। ये आज एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम बन चुका है। लगभग 58,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री, 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट, और सबसे बड़ा आयरनी ये है कि इतने बड़े सेक्टर के बावजूद इसका रेगुलेशन बेहद कमजोर है। कोटा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक ऐसा शहर जिसकी पूरी इकोनॉमी स्टूडेंट्स पर टिकी हुई है। हॉस्टल, पीजी, मेस, ट्रांसपोर्ट, स्टेशनरी शॉप, लाइब्रेरीज, सब कुछ कोचिंग इकोसिस्टम के आसपास घूमता है। पिछले 15 सालों में कोटा में स्टूडेंट इनटेक लगभग 6 गुना बढ़ चुका है। मतलब साफ है कि इंडियन पेरेंट्स अब ट्रेडिशनल स्कूलिंग पर भरोसा खो चुके हैं। उन्हें लगता है कि स्कूल सिर्फ फॉर्मेलिटीज हैं, असली भविष्य कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ही तय करेंगे। और ऑनेस्टली इसके पीछे लॉजिक भी है, क्योंकि हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स का पैटर्न ऐसा बन चुका है कि नॉर्मल स्कूलिंग अक्सर इनफ नहीं लगती। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने इसी गैप को बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। उन्होंने स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ाना शुरू नहीं किया, उन्होंने सक्सेस की मोनोपोली क्रिएट कर दी। आज किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट का एडवर्टीजमेंट देखिए, वहां कॉन्सेप्ट कम होगा और इमोशन ज्यादा बेच रहे होंगे वो लोग। AIR 1 from our institute, टॉप 100 में से 62 बच्चे, योर चाइल्ड डिजर्व सक्सेस,
पेरेंट्स को इनडायरेक्टली यह मैसेज दिया जाता है कि अगर उनका बच्चा कोचिंग इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं बना तो वो पीछे रह जाएगा। यानी एजुकेशन धीरे धीरे फियर इकोनॉमी में बदल गई। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस इंडस्ट्री की ग्रोथ ऑलमोस्ट अनरेगुलेटेड ही रही। स्कूल के लिए रूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज के लिए एक्रेडिटेशन सिस्टम है, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए नेशनल लेवल स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क आज भी नहीं है। कोई यूनिफॉर्म फी रेगुलेशन नहीं है, कोई मैंडेटरी मेंटल हेल्थ कंप्लायंस नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंट ऑडिट सिस्टम नहीं है। मतलब जिस सेक्टर में करोड़ों बच्चों का भविष्य स्टेक पर है, वो लार्जली सेल्फ रेगुलेटेड मार्केट की तरह ऑपरेट कर रहा है। और जब रेगुलेशंस कमजोर होते हैं तब सिर्फ बिजनेस ग्रो नहीं करता है, उसमें फिर माफिया पनपते हैं। जब नीट पेपर लीक कंट्रोवर्सी सामने आई तब सबसे ज्यादा नुकसान सिर्फ एग्जाम सिस्टम का नहीं हुआ है, सबसे ज्यादा नुकसान ट्रस्ट का हुआ है, बच्चों का हुआ है। इमेजिन कि एक स्टूडेंट को जिसने 2 साल तक सोशल लाइफ छोड़ी, मोबाइल छोड़ा, फेस्टिवल अपने घर परिवार नहीं गया, रोज 12-14 घंटे की पढ़ाई की, पेरेंट्स ने लाखों रुपए कोचिंग पर खर्च कर दिए, फैमिली इमोशनली और फाइनेंशियली टूटती रही, लेकिन एक उम्मीद थी कि मेहनत करोगे तो निकल जाओगे। फिर अचानक खबर आती है कि पेपर पहले से ही सर्कुलेट हो रहा था। इस मोमेंट पर सिर्फ गुस्सा नहीं आता, अंदर से सिस्टम पर भरोसा खत्म हो जाता है। भारत में पेपर लीक अब आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं रहा है, ये पैटर्न बन चुका है। रिक्रूटमेंट एग्जाम, स्टेट पीसीएस, पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती, एंट्रेंस एग्जाम, कुछ भी हो, कहानी वही है। कहीं प्रिंटिंग प्रेस कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, कहीं ऑफिशियल्स ही इन्वॉल्व होते हैं, कहीं कोचिंग माफिया के लिंक सामने आ जाते हैं, लेकिन हर बार सरकारें डैमेज कंट्रोल मोड में ही दिखती हैं, प्रिवेंशन मोड में नहीं। इस बार भी यही हुआ और यही सबसे बड़ा सवाल है कि इतने बड़े नेशनल लेवल एग्जाम्स में सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इतना कमजोर क्यों है? अगर बैंकिंग सिस्टम लाखों करोड़ के ट्रांजैक्शन सिक्योरली कर लेता है तो एजुकेशन सिस्टम करोड़ों बच्चों का फ्यूचर सिक्योर क्यों नहीं कर पा रहा? असल में प्रॉब्लम सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, प्रॉब्लम अकाउंटेबिलिटी की है। भारत में एजुकेशन गवर्नेंस फ्रेगमेंटेड है, अलग अलग एजेंसीज हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग अथॉरिटीज हैं, लेकिन जब फेल्योर यानी कोई फेल होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जगह नहीं आती, कोई क्लियरली अकाउंटेबल नहीं होता और कोचिंग माफियाज इसी कियोस्क का फायदा उठाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में बार बार एलिगेशंस लगाए गए कि सर्टेन कोचिंग नेटवर्क्स पेपर लीक इकोसिस्टम से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े रहते हैं, कभी डमी कैंडिडेट्स, कभी इनसाइडर इंफॉर्मेशन, कभी सेलेक्टिव एक्सेस के द्वारा। भारत में कंपटीशन हमेशा से था, लेकिन कोचिंग इंडस्ट्री ने उसे इंडस्ट्रियल स्केल पर बदल दिया है। हर बड़े इंस्टीट्यूट का अपना इंटरनल हायरार्की सिस्टम होता है। एंट्रेंस टेस्ट के जरिए स्टूडेंट को बैचेस में डिवाइड किया जाता है, एलीट बैच, रैंकर्स बैच, टॉप परफॉर्मर्स, बाकी सब इसके नीचे। ऑफिशियली इसे एकेडमिक ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है, लेकिन साइकोलॉजिकली ये कंपैरिजन आर्किटेक्चर है, यानी अब कंपेयर कर रहे हैं। और ये हायरार्की हिडन नहीं होती, छुप छुपाई नहीं होती। हर स्टूडेंट जानता है कि कौन टॉपर बैच में है, कौन नीचे वाले बैच में है। वीकली टेस्ट होते हैं, रैंकिंग निकलती है, कई जगह रिजल्ट्स पब्लिकली डिस्प्ले किए जाते हैं, यानी हर हफ्ते बच्चों को यह रिमाइंडर दिया जाता है कि उनकी वैल्यू मार्क्स से तय होगी। धीरे धीरे बच्चा पढ़ाई नॉलेज के लिए नहीं, ज्ञान के लिए नहीं करता है, सर्वाइवल के लिए करता है, नंबर के लिए करता है। इस प्रेशर का असर सिर्फ एकेडमिक्स तक सीमित नहीं रहता है। बच्चे ठीक से सोते नहीं हैं, उन्हें एंग्जाइटी हो जाती है। कई स्टूडेंट्स खुद को सिर्फ रैंक के रूप में देखने लगते हैं। अगर रैंक अच्छा है तो सेल्फ वर्थ है, अगर रैंक गिरा तो आप खत्म। और ये रीजन है कि फेल्योर इतने इमोशनली डिवास्टेटिंग लगते हैं, क्योंकि सिस्टम बच्चों को यह सिखाता ही नहीं कि फेल्योर लाइफ का नॉर्मल हिस्सा है। उन्हें सिर्फ यह सिखाया जाता है कि सक्सेस जरूरी है। और सबसे डिस्टर्बिंग चीज यह है कि कई स्टूडेंट्स काउंसलिंग लेने से भी डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर इंस्टीट्यूट को पता चला कि वो मेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं तो उन्हें वीकर कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। मतलब जिस इकोसिस्टम ने प्रेशर क्रिएट किया, उसी इकोसिस्टम में वल्नरेबिलिटी दिखाना भी रिस्क बन जाता है। और फिर सोसाइटी पूछती है कि बच्चे इतने कमजोर कैसे हो गए? सवाल तो उनसे होना चाहिए, हमने बच्चों के लिए ऐसा वातावरण बनाया ही कहां है, और क्यों बनाया जहां पे 16-17 साल की उम्र में उन्हें लगातार यह महसूस कराया जाए कि उनका पूरा फ्यूचर एक रैंक पर डिपेंड है। इस पूरे कोचिंग इकोसिस्टम को समझने के लिए सिर्फ इंस्टीट्यूट्स को ब्लेम करना काफी नहीं है।
क्योंकि इस प्रेशर मशीन का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है हमारे आपके परिवार। भारत का मिडिल क्लास इनसिक्योरिटी में जीता है। लिमिटेड गवर्नमेंट जॉब्स हैं, प्राइवेट सेक्टर की इनस्टेबिलिटी है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, सोशल कंपैरिजन हो रहा है। ऐसे माहौल में पेरेंट्स को लगता है कि अगर उनका बच्चा IIT, IIM या UPSC तक पहुंच गया, पूरी फैमिली की जिंदगी सिक्योर हो जाएगी। इसी वजह से एजुकेशन भारत में सिर्फ लर्निंग प्रोसेस नहीं रह गया है, वो सर्वाइवल स्ट्रैटेजी बन चुका है। और प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब पेरेंट्स का फियर बच्चों की आइडेंटिटी पर इंपोज होने लगता है। बस 2 साल मेहनत कर लो बेटा, हमने तुम्हारे लिए इतना इतना कुर्बान किया, इतना सेक्रीफाइस किया। शर्मा जी का बेटा देखो कहां निकल गया, इतना पैसा लग रहा है तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पे। ये जो सेंटेंसेस है ना, ये बच्चों को मोटिवेशन नहीं देते हैं, लेकिन जब एक टीनेजर इन्हें रोज सुनता है तो धीरे धीरे उसके दिमाग में गिल्ट बिल्ड होने लगता है। बच्चा पढ़ाई इसलिए नहीं करता कि उसे ये सब्जेक्ट पसंद है, पढ़ाई इसलिए करता ताकि पेरेंट्स जो है वो डिसअपॉइंट ना हो। और ऑनेस्टली बता रहा हूं, कई पेरेंट्स को खुद भी पता नहीं होता कि वो इमोशनल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं बच्चों के ऊपर। क्योंकि इंडियन पेरेंटिंग में अक्सर प्यार, प्रेम, लव, एक्सपेक्टेशन अलग अलग चीजें नहीं होती। पेरेंट्स जेन्युइनली अपने बच्चे का अच्छा चाहते हैं, लेकिन सिस्टम उन्हें कन्विंस कर देता है कि अच्छा फ्यूचर सिर्फ लिमिटेड करियर से ही पॉसिबल है। और यही कारण है कि लाखों बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल की रेस में धकेल दिए जाते हैं, बिना ये पूछे कि उन्हें खुद क्या चाहिए। इस इंफोग्राफिक जो मैं आपको दिखा रहा हूं, उसके सबसे डिस्टर्बिंग ऑब्जर्वेशन से एक यही थी कि कई स्टूडेंट्स को खुद नहीं पता कि वो क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि डिसीजन उनसे पहले ही लिया जा चुका है। और जब बच्चा अपनी इच्छा के बिना किसी रेस में डाल दिया जाता है तो प्रिपरेशन पैशन से नहीं चलती, फिर डर से चलता है सब कुछ। फिर सोशल मीडिया उस प्रेशर को मल्टीप्लाई कर देता है। हर दिन टॉपर वाली रील, AIR रैंक इंटरव्यूज, मोटिवेशनल एडिट्स, 12 घंटा पढ़ो, कोई एक्सक्यूज मत दो, अरे यार सोना तो लूजर्स का काम है। धीरे धीरे नॉर्मल टीनेज लाइफ भी गिल्ट क्रिएट करने लगती है। अगर बच्चा एक मूवी देख ले, बाहर घूम ले, आराम कर ले, तो उसे लगता है कि वो पीछे रह जाएगा। 2-3 दिन तक वो गिल्ट उसके साथ घूमता रहता है। और यही सबसे खतरनाक चीज है, कंपटीशन अब सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं रहा था, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट बन जाता है उसके चारों तरफ, जहां बच्चों को कॉन्स्टेंटली यह महसूस कराया जाता है कि अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बने तो वो इरेलेवेंट हो जाएंगे। अगर किसी सोसाइटी में लगातार बच्चों की सुसाइड्स हो रही हैं और फिर भी सिस्टम फंडामेंटली न बदले, इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि पॉलिसीज फेल हो रही हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि सोसाइटी ने सफरिंग को नॉर्मल मान लिया है। कोटा इसका सबसे पेनफुल एग्जाम्पल। 2019 में रिपोर्टेड स्टूडेंट सुसाइड्स जो है वो 8 थी, 2020 में 4, 2021 में 6, 2022 में 15 और 2023 में सबसे ज्यादा 28। और एक्सपर्ट्स बार बार ये कहते हैं कि एक्चुअल नंबर शायद इससे ज्यादा हों, क्योंकि अंडर रिपोर्टिंग भी तो कॉमन है हमारे देश में। लेकिन सबसे शॉकिंग बात नंबर्स नहीं है, सबसे शॉकिंग बात यह है कि इंडिया ने इस ट्रेजेडी को धीरे धीरे नॉर्मल न्यूज बना दिया। जब भी सुसाइड की खबर आती है कुछ दिन आउटरीच रहता है। अभी नीट का पेपर लीक हुआ, उसमें बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड किया, फिर डिस्कशन शुरू हो जाती है, बच्चे प्रेशर हैंडल क्यों नहीं कर पाते। लेकिन शायद सवाल ही गलत पूछा जा रहा है। सवाल ये होना चाहिए था कि हमने ऐसा वातावरण बनाया ही क्यों है जहां 16-17 साल के बच्चों के लिए फेल्योर जो है वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन गया। कई बच्चे लगातार क्रॉनिक एंजाइटीज में जीते हैं, उन्हें प्रॉपर नींद नहीं मिलती, उनका सोशल लाइफ खत्म हो जाता है, उन्हें हर समय कंपैरिजन फील होता है। कई बच्चे बताते हैं कि उन्हें एग्जाम के बाहर अपनी कोई आइडेंटिटी महसूस ही नहीं होती। आप UPSC तैयारी करने वाले बच्चों से पूछ सकते हैं, और ऑनेस्टली ये सरप्राइजिंग भी नहीं है। अगर किसी टीनेजर की पूरी एग्जिस्टेंस सिर्फ रैंक, मार्क और परफॉर्मेंस के अराउंड बना दी जाए, बुन दी जाए, तो वो धीरे धीरे खुद को इंसान नहीं मानता, प्रोजेक्ट की तरह देखने लगता है। और यहीं से आइडेंटिटी इरोजन शुरू हो जाता है, खुद की पहचान ही नहीं होती उसकी। और फिर सबसे डेंजरस चीज आती है होपलेसनेस। जब बच्चा ये मानने लगता है कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी ही खत्म हो गई, तब सुसाइडल थिंकिंग जो है वो आने लगती है। वो सिस्टम का लॉजिकल एक्सटेंशन बन जाता है। यही कारण है कि सिर्फ काउंसलिंग सेंटर्स खोल देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। अगर पूरा इकोसिस्टम ही बच्चों को ये मैसेज दे रहा है कि उनकी वर्थ सिर्फ रैंक से तय होगी, तो मेंटल हेल्थ क्राइसिस तो तय ही है। भारत में जब भी कोई बड़ा एग्जाम कंट्रोवर्सी होती है, पेपर लीक हो, चीटिंग स्कैम हो, रिक्रूटमेंट फ्रॉड हो, सरकारें तुरंत इन्वेस्टिगेशन अनाउंस कर देती हैं, SIT बन जाती हैं, टास्क फोर्स बन जाता है, कुछ अरेस्ट भी हो जाते हैं, मीडिया साइकिल आगे बढ़ जाती है। लेकिन रियल अकाउंटेबिलिटी रेयरली ही दिखाई देती है। यही सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ है।
नीट पेपर लीक कंट्रोवर्सी के बाद भी यही पैटर्न दिखा है। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, पेरेंट्स जवाब मांग रहे थे, लेकिन सरकार डिफेंसिव मोड में ज्यादा दिखी। कोई क्लियर नेशनल अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क नहीं है। असल सवाल यह है कि इतने बड़े हाई स्टेक एग्जाम के लिए इंडिया का रेगुलेटरी स्ट्रक्चर इतना कमजोर क्यों है? अगर करोड़ों स्टूडेंट्स का फ्यूचर एक एग्जाम पर डिपेंड करता है तो उसके लिए मिलिट्री ग्रेड सिक्योरिटी क्यों नहीं है? क्यों पेपर ट्रांसपोर्टेशन, प्रिंटिंग, डिजिटल मॉनिटरिंग और इनसाइडर अकाउंटेबिलिटी सिस्टम इतने वल्नरेबल हैं? और प्रॉब्लम सिर्फ एग्जाम सिक्योरिटी से सीमित नहीं है। पूरी कोचिंग इंडस्ट्री लार्जली अनरेगुलेटेड ऑपरेट कर रही है। कोई नेशनल फी कैप नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंट ऑडिट मैकेनिज्म नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ कंप्लायंस नहीं है, कोई स्टैंडर्डाइज्ड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम नहीं। मतलब करोड़ों बच्चों का फ्यूचर ऐसे इकोसिस्टम पर डिपेंड करता है जो प्रैक्टिकली प्राइवेट कॉर्पोरेशन की तरह ऑपरेट कर रहा है। और जब रेगुलेशन कमजोर होता है तब एक्सप्लॉयटेशन होना ही है। यही कारण है कि पेपर लीक माफिया, कोचिंग नेक्सस, डमी कैंडिडेट, प्रॉक्सी सिस्टम्स बार बार सामने आते हैं, क्योंकि रिस्क कम है, पैसा बहुत ज्यादा है। और शायद सबसे पेनफुल बात यह है कि इसका सबसे बड़ा प्राइस, सबसे बड़ी कीमत बच्चे चुकाते हैं। ना तो पॉलिटिशियन, ना ही कोचिंग के जो ओनर्स हैं, ना ब्यूरोक्रेट्स, बल्कि वो बच्चे जिन्होंने मेहनत की। भारतीय कोचिंग इंडस्ट्री ने प्रेशर क्रिएट नहीं किया, उसने एग्जिस्टिंग प्रेशर को इंडस्ट्रियल स्केल पर ऑर्गेनाइज किया। इंडियन सोसाइटी पहले से जो है नंबर के पीछे भागी रही थी। कोचिंग इकोसिस्टम ने उस ऑब्सेशन को और ज्यादा मोनेटाइज कर दिया है। अब बच्चे क्यूरियोसिटी के लिए नहीं पढ़ते हैं, कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं। और क्या करेंगे उस कंपटीशन का जिसमें पेपर ही लीक हो जाता है? पेरेंट्स लर्निंग के लिए इन्वेस्ट नहीं करते, सिक्योरिटी के लिए इन्वेस्ट करते हैं। इंस्टीट्यूट्स एजुकेशन नहीं बेचते हैं, होप बेचते हैं, और कई बार डर भी। सबसे खतरनाक बात यह है कि हमने धीरे धीरे बच्चों की ह्यूमैनिटी को रैंक से रिप्लेस कर दिया, बदल दिया। अगर बच्चा टॉपर है, सोसाइटी सेलिब्रेट करेगी। अगर बच्चा एवरेज है, उसे इग्नोर कर दिया जाएगा। अगर फेल हो गया तो शेम ही कर डाली। और यही रीजन है कि इतने सारे बच्चे इमोशनली टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से ही सिखाया जाता है कि उनकी वैल्यू कंडीशनल है। कंडीशनल ऑन मार्क्स, कंडीशनल ऑन रैंक्स, कंडीशनल ऑन सक्सेस। लेकिन कोई भी हेल्दी एजुकेशन सिस्टम डर पे नहीं खड़ा हो सकता। रियल एजुकेशन सिस्टम क्यूरियोसिटी पे खड़ा होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग को बनाता है। जबकि हमारा करंट इकोसिस्टम एंजाइटी ही पैदा कर रहा है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्रेजेडी है। भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करता है, यूथ पावर की बात करता है, लेकिन अगर वही यूथ लगातार डिप्रेशन में रहे, होपलेसनेस में रहे, तो ये सिर्फ एजुकेशन क्राइसिस नहीं रहता है, ये नेशनल क्राइसिस बन जाता है। हर बार जब कोई बच्चा सुसाइड करता है, सोसाइटी जल्दी से एक आसान एक्सप्लेनेशन ढूंढ लेती है, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया होगा। और शायद सच इसका उल्टा है। शायद बच्चे कमजोर नहीं है, शायद सिस्टम ही इतना ब्रूटल हो चुका है। एक ऐसा सिस्टम जहां 16 साल का बच्चा अपनी पूरी सेल्फ वर्थ एक एग्जाम से जोड़ देता है, जहां पेरेंट्स फाइनेंशियल सैक्रिफाइसेस को इमोशनल प्रेशर में बदल देते हैं, जहां कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कंपैरिजन को बिजनेस मॉडल बना देता है, जहां गवर्नमेंट रेगुलेशंस की जगह डैमेज कंट्रोल करती है, और जहां पेपर लीक जैसे स्कैंडल्स लाखों मेहनती बच्चों को यह महसूस करा देते हैं कि मेरिट शायद इनफ नहीं है। अगर भारत सच में एजुकेशन रिफॉर्म चाहता है तो सिर्फ सिलेबस बदलने से नहीं होगा, पूरे इकोसिस्टम को बदलना होगा। एग्जाम सिक्योरिटी से लेकर कोचिंग रेगुलेशंस तक, मेंटल हेल्थ सपोर्ट से लेकर पेरेंटल अवेयरनेस तक, फी ट्रांसपेरेंसी से लेकर के अकाउंटेबिलिटी लॉ तक। क्योंकि ये सिर्फ एजुकेशन का सवाल नहीं है, ये उस जनरेशन का सवाल है जिसके कंधों पर भारत का भविष्य टिका हुआ है। और अगर वही जनरेशन टूट रही हो तो फिर प्रॉब्लम बच्चों में नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम में है।